बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। चौहान रॉबर्टो और लिज़ी के बहरी सफ़र में 10 मिनट से ज़्यादा सर्फ नहीं हुए थे, मगर जिस साहिल पर वो उतरे थे जंगल वाले साहिल की तरह वीरान नहीं था, बल्कि इसे खासी अच्छी बंदरगाह बनाने के लिए जदीद तरीन तरीक़ों से काम लिया गया था, और वो किसी तिजारती बंदरगाह से कम नहीं मालूम होती थी। राइफलें मोटर बोट ही में छोड़ दी गई थी, लेकिन बोट से उतरने से पहले ही उन्हें वार्निंग दे दी गई थी कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश की या शोर मचाया तो जेबों में पड़े हुए रिवॉल्वर उन्हें छलनी कर देंगे। इससे चौहान ने अंदाज़ा कर लिया कि जजीरे पर इन लोगों का कब्जा नहीं है, बल्कि वो खुद किसी ऐसी हस्ती से खाइफ हैं जिसे इनके हाथों में राइफलें देखकर एतराज़ भी हो सकता है, वरना वो राइफलें मोटर बोट में क्यों छोड़कर आते। वो सोच रहा था कि ये भी अच्छा ही हुआ कि इमरान, जोसेफ, जूलिया और सफदर पहले ही निकल गए थे, वरना ये भी हो सकता था कि इन्हें वीरान साहिल पर ही गोलियां मार दी जाती। मोटर बोट से उतरकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। उन्हें सिर्फ रास्ता बताया जा रहा था, इसके अलावा हमलावर ने किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। इनके आहिस्ता चलने पर भी एतराज़ नहीं किया गया था। इन्हें कम अज़ कम 1 घंटे तक ज़रूर चलना पड़ा। इसके बाद वो एक तारीख इमारत में दाखिल हुए। अंधेरे ही में उन्होंने सदर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। रॉबर्टो दिली दिल में इमरान को गालियां दे रहा था और सोच रहा था कि ये ज़िंदगी की आखिरी रात ही हो सकती है। लिज़ी का चेहरा भी सता हुआ था, होंठों पर पपड़ियां थीं। चौहान का जहन भी तफक्कुरात से खाली नहीं था। दफतन रोशनी हुई और उन्होंने खुद को एक बड़े से कमरे में पाया। अरे, बाली अभी तक वापस नहीं आया? एक हमलावर ने चारों तरफ देखते हुए हैरत से जाहिर की, और दूसरों के चेहरों पर भी तशवीश के आसार दिखाई देने लगे। फिर एक आदमी ने तहकमाना लहजे में रॉबर्टो और इसके साथियों से कहा, बैठ जाओ, और इन्हें इस तरह घूरने लगा जैसे इन पर मजालिम शुरू करने का हुक्म मिलते ही कोई दकीका उठा ना रखेगा। इमरान कहाँ है, मुझे बताओ, वरना तुम सब मार डाले जाओगे, उसने कहा। देखो भाई, चौहान ने तवील सांस ली, हमें जो कुछ भी मालूम था बता चुके हैं, लेकिन अगर तुम कोई शानदार झूठ ही सुनना चाहो तो इसमें भी हम पीछे नहीं रहेंगे। वो थोड़ी देर तक चौहान को घूरता रहा, फिर बोला, क्या तुम बोगा को भी हंसी खेल समझते हो? हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं सोची, चौहान ने बड़ी ईमानदारी से कहा। फिर भी तुम लोगों ने बोगा को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, एक बोला। मैं समझा नहीं, चौहान ने हैरत जाहिर की। ख़त्म करो, हमें इन मामलात से क्या सरोकार, जो कुछ कहा जाए वो करो, दूसरे ने हाथ उठाकर कहा। अगर इमरान ही हाथ न लगा तो फिर इन लोगों को समुद्र में गर्क कर देना ही बेहतर होगा, पहला बोला, और इन तीनों को घूरने लगा। दफतन कमरे के बाहर से कदमों की आवाज़ें आईं और वो चौंक पड़े। चौहान बौखला गया था, क्योंकि कमरे में सफदर और जूलिया दाखिल हो रहे थे। इनके पीछे एक लहीम शहीम आदमी था, जिसके कपड़ों पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ओह, ये क्या हुआ? हमलावरों ने बैक वक्त कहा। फिर बताऊंगा, पहले इन लोगों को देखो, लंबा आदमी बोला। वो सफदर और जूलिया को घूरने लगे। फिर एक बोला, ये हेनरी का हमशक्ल है और ये मोना की, मगर क्या वो दोनों नहीं मिले? वो फर्नांडो के मेकअप में ही था ना? लंबे आदमी ने पूछा। हाँ, जवाब मिला। तब मैंने इसे और लंबे स्याह आदमी को जंगल में देखा था और छुपकर ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि इसके बकिया आदमी कहाँ पर हैं। शायद काले आदमी ने मुझे देख लिया था और फिर इतनी तेजी से हमला किया कि मैं संभल ही ना सका। इसने शायद मेरे सर पर राइफल का कुंदा मारा था, मैं बेहोश हो गया, वो लंबा आदमी बोला। फिर इसे बताया कि सफदर और जूलिया से कैसे मुलाकात हुई। सफदर समझ गया कि खेल ख़त्म हो चुका है और वो पहचान लिए गए हैं, लेकिन कैसे? क्या रॉबर्टो की हरकत हो सकती है? रॉबर्टो जो इमरान के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर कर चुका था। इसने लिज़ी और रॉबर्टो को बगौर देखा और ये भी महसूस किया कि हमलावरों के मुखातिब वो नहीं हैं, बल्कि इमरान के मुतालिक सवालात चौहान ही से पूछे जा रहे हैं। तो फिर ये रॉबर्टो ही हो सकता है जिसने उन्हें हकीकत से आगाह किया है। ठहरो, दफतन वो हाथ उठाकर बोला, तुम लोग ख्वामख्वाह अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। हम लोग तो तनख्वाहदार हैं। इमरान हमें खुद उंगलियों पर नचाता रहता है, लेकिन इतना ज़रूर नहीं जानते हैं कि अब वो तुम्हारे हाथ ना आ सकेगा। जो शख्स बोगा से टकराने का दावा रखता है वो तुम्हें कब खाते में लाएगा? बोगा से टकराने का दावा रखता हो? लंबे आदमी ने हैरत से दोहराया। क्या तुम नहीं जानते? सफदर ने कहा। हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते कि हमें इसे यहाँ रोकना है और इसके साथियों को समुद्र में गर्क कर देना है, एक आदमी बोला। और इसका क्या होगा? सफदर ने पूछा। बोगा जाने, लंबे आदमी ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। बस, फिर अब हमें बोर ना करो, सफदर ने भी किसी किस्म का खौफ जाहिर किए बगैर कहा।
लंबा आदमी जूलिया की तरफ मुड़ा और बायां आंख दबाता हुआ मुस्कुराकर बोला, क्या तुम अपनी असल शक्ल नहीं दिखाओगी? इसकी जरूरत भी क्या है, सफदर ने कहा, हमें तो गर्क होना है। अभी नहीं, लंबे आदमी ने कहा, अभी तो मेरे सर की चोट पर खुरन भी नहीं आई। क्यों हनी? वो फिर जूलिया की तरफ देखकर मुस्कुराया था। देखो दोस्त, अपने काम से काम रखो, सफदर उसे घूरता हुआ बोला, वरना हम खुद को मजबूर समझने के आदी नहीं हैं। इन्हें देखो तुम लोग, लंबा आदमी अपने साथियों से कहकर जूलिया की तरफ देखने लगा। सफदर, चौहान और रॉबर्टू पर दो दो आदमी मुसल्लत हो गए। लंबे आदमी समेत इनकी तादाद 7 थी। जूलिया पीछे हट रही थी और लंबा आदमी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। दफतन सफदर ने लंबे आदमी पर छलांग लगाई और फिर अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया। चौहान और रॉबर्टू अपने अपने करीब खड़े हुए आदमियों से भिड़ गए। लिजी ने भी रॉबर्टू का हाथ बटाना चाहा, लेकिन रॉबर्टू इसे अलग ही रखने की कोशिश करने लगा। नतीजा ये हुआ कि इसका जहन दो अतराफ में बढ़ गया और फिर हरीफ के घूंसे ने उसे फर्श की सह करा दी, जो बेखबरी में इसकी बाएं कनपट्टी पर बैठा था। रॉबर्टू का सर चकराया और आंखें बंद हो गईं। फिर हो सकता है कि सर पर पड़ने वाली ठोकरों का एहसास तक ना हुआ हो। अब 7 के लिए सिर्फ 2 ही रह गए थे। लंबे आदमी ने किसी हीले से रास्ते में ही जूलिया और सफदर को गैर मुसल्लह कर दिया था। उन्हें हालात की खबर ही क्या थी, वरना शायद वो इस चरके में ना आते। वो तो समझते थे कि वो बहैसियत हेनरी और मोना हर हाल में महफूज हैं। जूलिया ने गोशे से एक स्टूल उठाया कि एक हाथ पर तो खींचकर मार ही दे, लेकिन हाथ चलाने से पहले ही वो छीन लिया गया। लिजी दीवार से लगी खड़ी कांप रही थी। दफतन सामने वाली खिड़की का एक शीशा टूटा और एक गोली दीवार से टकराई। फिर कबल इसके के हमलावरों के हाथ इनकी जेबों की तरफ जाते एक गुर्राती हुई सी आवाज़ आई, अपने हाथ ऊपर उठा दो, मेरे दोनों हाथों में रिवॉल्वर हैं और 11 गोलियां। साथ ही कमरा जूलिया के कहकहे से गूंज उठा, क्योंकि उसने इमरान की आवाज़ पहचान ली थी। हमलावरों के हाथ उठ गए और जोसेफ दांत निकाले हुए कमरे में दाखिल हुआ। तुम सब हाथ ऊपर उठाए रखो, जोसेफ, इन्हें गैर मुसल्ला कर दो। बाहर से फिर आवाज़ आई। जोसेफ इनकी जेबों से रिवॉल्वर और चाकू निकालकर फर्श पर डालने लगा। सफदर और चौहान, फिर आवाज़ आई, तुम यहाँ ऐसी चीज़ें तलाश करो जिनसे बांधा जा सके। तुम कौन हो? लंबे आदमी ने पूछा। बोगा का पुराना न्याजबंद फर्नांडो, जिसकी बीवी मोना से तुम इश्क जता रहे थे, आवाज़ आई। इमरान, तुम ख्वामख्वाह अपना वक्त पर बात कर रहे हो, लंबे आदमी ने कहा। तुम्हें या तुम्हारे आदमियों को कोई जरूर नहीं पहुंचेगा। बोगा अगर चाहता तो तुम अपने मुल्क में ही मार डाले जाते। फिर वो क्या चाहता है? सफदर और चौहान, क्या तुमने सुना नहीं? इमरान की आवाज़ आई। सफदर और चौहान कमरे से बाहर निकल गए। हमें इल्म नहीं कि वो क्या चाहता है, हमें तो सिर्फ इतना ही बताया गया है कि तुम यहाँ रखे जाओगे, लंबे आदमी ने कहा। खैर, तो अब हम तुम्हें यहाँ रखेंगे, कहे के साथ कहा गया। पछताओगे, लंबा आदमी आंखें निकाल कर बोला। मेरी सारी जिंदगी पछतावे ही में गुजरी है, इसलिए तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए, इमरान ने कहा। अब मैं क्या करूं बॉस? जोसेफ ने होंठों पर जबान फेर कर कहा और चारों तरफ देखने लगा। वो इनके रिवॉल्वर और चाकू अपने कब्जे में ले चुका था। सफदर और चौहान की वापसी के मुंतज़िर रहो, बाहर से आवाज़ आई। थोड़ी ही देर बाद वो सातों बांधकर फर्श पर डाल दिए गए। इनमें से लंबा आदमी ही खामोश था, क्योंकि बकिया आदमी तो उसे गाली ही दे रहे थे। इनका ख्याल था कि जो कुछ भी हुआ है इसी की गफलत की बिना पर हुआ है। ना वो इमरान के हाथों पिट जाता और ना इमरान इस वक्त किसी आवारा भेड़िए की तरह अचानक इन्हें दबोच बैठता। जोसेफ इस काम से निपटने के बाद गायब हो गया था, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इमरान ने लोगों से कुछ मालूम कर लेने की फिक्र में था। इमारत के सारे दरवाजे इसने अंदर से बोल्ट कर दिए थे। इमरान के इस्तफसार पर चौहान ने बताया कि वो किसी तरह यहाँ पर लाए गए हैं। साथ ही अपने इस शुबे का भी इजहार किया कि बोगा के आदमी ही यहाँ के सब कुछ नहीं मालूम होते, बल्कि यहाँ किसी और की हुकूमत है। मेरा दावा है कि जजीरा भी बोगा का ही है, रॉबर्टू बोला, जो अब होश में आ चुका था। क्या तुम पहले भी कभी यहाँ आ चुके हो? इमरान ने पूछा। नहीं, उतरने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ। मुझे याद पड़ता है कि चंद बार हमारा स्टीमर भी इस छोटी सी बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ था, रॉबर्टू ने कहा। इन लोगों में से किसी को पहचानते हो? इमरान ने पूछा। किसी को भी नहीं, रॉबर्टू ने जवाब दिया। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि जजीरा भी बोगा का ही है? इमरान ने कहा। हो सकता है कि यहाँ के हाकिम दूसरे हों, लेकिन बोगा से बड़ा हाकिम कोई भी नहीं हो सकता, रॉबर्टू बोला। अमे, क्या तुम्हारी खोपड़ी इस वक्त मगदर हिला रही है? इमरान ने आंखें निकाल कर बोला। तुम उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? समझ का फेर है, रॉबर्टू मुस्कुराया। तुम बोगा को नहीं जानते? हो सकता है। इमरान का लहजा खुश था, मगर तुम अपने साबका तजर्बात की बिना पर इतना तो बता ही सकोगे कि इन 7 आदमियों के अलावा किसी और से मतभेद तो नहीं होने का इम्कान। कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है और भी हों। इन हालात में वो कोई बंधा टिका असूल नहीं रखता। अक्सर जजीरे ऐसे ही हैं,
जहाँ इसका सिर्फ एक ही आदमी मिलेगा, लेकिन यकीन जानो कि वही जजीरे का हाकिम होगा। वाह, सिक्का किसी दूसरे मुल्क का ही क्यों ना चलता हो, रॉबर्टो ने बताया। हाय, फिर तुमने शायरी शुरू कर दी, इमरान बोला। देख ही लोगे पागल दोस्त, तुम बोगा को नहीं जानते, रॉबर्टो बोला। ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं बोगा को नहीं जानता, वरना तुम्हारी तरह मैं भी फजूल होकर रह गया होता। तुम कैसे ड्यूट हो रॉबर्टो? एक ही हाथ खाकर बेहोश हो गए थे। हालांकि तुम्हारा दावा है कि इतालवी हुकूमत ने तुम्हें 40 आदमियों के कत्ल के इल्जाम में माखूज किया था, इमरान ने कहा। तो फिर, रॉबर्टो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मैंने इस दरमियान खुद को बहुत कुछ बदल दिया है, अब मेरा हाथ मुश्किल ही से उठता है। खुद को संभालो, वरना खुद ही उठ जाओगे। हम पिकनिक पर नहीं आए, प्यारे डॉन जुआन, इमरान ने कहा। एक बैक बराबर वाले कमरे से जोसेफ के कहकहे की आवाज़ सुनाई दी। वो दरवाजे में नजर आया। ओ बॉस, वो मारा, काम बन गया। वो बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा था। इमरान ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वो रानी पीटता हुआ अपनी धुन में कही जा रहा था। रम के 3 बैरल जो मुंह तक भरे हुए हैं, अब मैं अरसे तक हाथियों से भी लड़ सकूंगा। खुदा तुम पर बरकतें नाजिल करे। मगर बॉस, आओ एक और चीज़ दिखाऊं, जोसेफ ने कहा। इमरान ने नीचे से ऊपर तक उसका जायजा लिया और फिर दूसरों को वहीं ठहरने का इशारा करके जोसेफ के साथ चलने लगा। वो एक राहदारी से गुजर रहे थे और जोसेफ आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, ओ बॉस, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना सोना नहीं देखा। फिर वो कैदियों के कमरे के करीब पहुंचे ही थे कि आवाज़ आई, ठहरो। इमरान रुक कर मुड़ा। लंबा आदमी सलाखें पकड़े खड़ा इन्हें सुर्ख सुर्ख आंखों से घूर रहा था। मेरा नाम बाली है, इसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। मैं जानता हूँ कि तुम लोग किस तरह लाए गए हो। बेहतरी इसी में है कि बोगा को ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। क्या वो तुम्हें तुम्हारे मुल्क ही में कत्ल नहीं करा सकता था? फिर इसने हमें जिंदा छोड़ने की गलती कैसे कर डाली? इमरान ने कहा। ये तो वही बता सकता है, बाली बोला। इससे पूछने कहाँ जाएं दोस्त, ये भी तो बताओ, इमरान ने कहा। मैं नहीं जानता, बाली ने लापरवाही जाहिर करने के लिए अपने निशानों को जुम्बिश दी। अच्छा, यही बताओ कि क्या तुम इस स्टीमर के कप्तान को जानते हो जो हमें यहाँ तक लाया था? इमरान ने पूछा। हम इतनी ही बातें जानते हैं जितनी हमारे लिए ज़रूरी हों, बाली बोला। इसलिए बेहतर यही है कि अपने जहन को ज़्यादा ना उलझाओ, इमरान बायां आंख दबाकर बोला। मैं इतना ही करूँगा जितने की ज़रूरत होगी। क्या तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ है? जहन्नम में जाओ, बाली चिल्लाकर बोला। लेकिन तुम यहाँ से एक सुई भी ना ले जा सकोगे। तुम्हें अभी जजीरे में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना होगा, बाली ने कहा। मैं जूते पहनता हूँ दोस्त, इसलिए रगड़े जाने के बावजूद भी मेरी एड़ियाँ महफूज रहेंगी। अलबत्ता मर जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, इमरान ने कहा। इमरान ने जोसेफ को आगे बढ़ने के लिए धक्का दिया और वो राहदारी तय करने लगे। इस लंबे आदमी को मेरे हवाले कर दो बॉस, मैं इसके सर पर शराब की मालिश करके जूते लगाऊंगा, जोसेफ गिड़गिड़ाया। बल्कि मेरा मशवरा तो यह है कि अब तुम शराब में जूते भिगोकर खुद ही खा लिया करो। जोसेफ के बच्चे, तुम्हारी शिपलाली की तलाश ने सारा खेल बिगाड़ दिया, इमरान ने कहा। नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। यही 3 बैरल काफ़ी अरसे तक चलेंगे, रम गनीमत होगी, जोसेफ ने कहा। अच्छा, अब बकवास बंद, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? इमरान ने कहा। तहखाने में बॉस, जहाँ बैरल रखे हुए हैं, और सोना ही सोना है। मैं कहता हूँ काश इसकी बजाय भी बैरल ही होते, जोसेफ बोला। वो इमरान को एक ऐसे कमरे में लाया जिसके फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। जोसेफ ने एक कोशे से कालीन उलट दिया। इसी जगह फर्श पर एक स्लेब के नीचे तहखाने का रास्ता पोशीदा था। मगर तुम्हें इसका इल्म कैसे हुआ? इमरान ने हैरत से पलकें झपकाईं। वो इसे इसका काम का अहल नहीं समझता था। हाय बॉस, मेरा सीना नहीं शराब की भट्टी है। इस खोपड़ी में मगज नहीं शराब की तलछट है। मेरे जिस्म को एक बोतल समझो बॉस, वो सीने पर हाथ मारकर बोला। अबे, तो मुझे नेरा बोतल ही मालूम होता है, इमरान ने कहा। मुझ में रूह नहीं, सिर्फ शराब है बॉस। अगर इस फर्श के नीचे शराब ना होती तो मैं कभी इस तहखाने का पता न लगा सकता। हाय, शराब खुद ही मेरे पास दौड़ी आती है, जोसेफ ने कहा, और वो खामोश होकर अपने होंठ चाटने लगा। इमरान ने स्लेब उठाया। सामने ही सीढ़ियाँ थीं। वो नीचे उतरते चले गए। जीनों ही पर एक जानिब दीवार पर स्विच बोर्ड लगा हुआ था। जोसेफ ने एक स्विच ऑन करके तहखाने में रोशनी कर दी। वो देखो बॉस, वो रहे बैरल, जोसेफ चीखा। खामोश रहो, इमरान घबराया और जोसेफ ने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। मगर सोना कहाँ है? इमरान ने नीचे पहुंचकर जोसेफ की तरफ जवाब तलब नजरों से देखा। बस, मैं किसी बड़े बर्तन में आज भर के लिए उंडेल लूँ, जोसेफ ने सर हिलाकर बड़े खुलूस से कहा। बर्तन के बच्चे, सोना कहाँ है? इमरान ने कहा। ओह, अरे! जोसेफ इस तरह उछल पड़ा जैसे किसी ने गफलत में चपत रसीद कर दी हो। अरे, यहीं था बॉस, बिल्कुल यहीं। क्या? अरे बाप रे! क्या आपको वो आवाज़ याद नहीं? सांप की आवाज़, भूत!
जोसेफ हिकलाया। वो फर्श पर दोजानो होकर अपने सीने पर हाथों से क्रॉस बनाने लगा। सीधे खड़े हो जाओ, इमरान गुर्राया। जोसेफ किसी मुर्दे ही के से अंदाज में उठ गया और आगे पीछे झूलने लगा। वो किसी हाथी से भी टकरा जाने की हिम्मत रखता था, लेकिन भूत प्रेत के तस्वर से ही उसकी रूह फना होती थी। अरे सीधे खड़े रहो, इमरान ने कहा। वो पत्थर के बुत की तरह अकड़ कर बेहसो हरकत हो गया। अब ना तो उसकी पलकें ही झपक रही थीं और ना ही पुतलियां गर्दिश कर रही थीं। तुम्हें इस तहखाने का रास्ता कैसे मालूम हुआ था? इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। वो मैं दरवाजे के करीब खड़ा हुआ था बॉस, कि इस कोने की कालीन फुदकने लगी थी, जोसेफ ने बताया। और इस वक्त तुम्हारा दम नहीं निकला था? भूत का ख्याल नहीं आया था? इमरान ने कहा। मैं समझा था कि कालीन के नीचे चूहा है बॉस, जोसेफ बोला। इमरान सोचने लगा कि तब तो इस तहखाने से बाहर निकलने का कोई और भी रास्ता हो सकता है। जोसेफ को मुतवज्जा करने के लिए कोई आदमी यहाँ मौजूद था। अपना काम करके चला गया होगा। मकसद इसके अलावा और क्या हो सकता है कि किसी किस्म के भूत की कहानी हमारे जहनों पर मुसल्लत की जाए। तब तो फिर भूत ही, इमरान बधाई हुई आवाज़ में बोला। है ना? अरे बाप रे! जोसेफ उछलकर जीने की तरफ भागा। अबे वो भूत के भतीजे, ये रम के बैरल, इमरान ने ललकारा। लेकिन कौन सुनता है? जोसेफ छलांगे लगाता हुआ निकलता चला गया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर बोगा की इस हरकत का क्या मकसद था, लेकिन फौरी तौर पर किसी का भी जहन मकसद तक ना पहुंच सका। उन्होंने वो रात बखैर खूबी इसी इमारत में गुजारी। बोगा के सातों आदमी इनके ख्याल के मुताबिक अब भी इनकी कैद में थे, और इमरान अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ इन्हीं सातों आदमियों पर बात खत्म नहीं हो गई। इनके कुछ और साथी भी थे जिन्होंने पिछली रात जोसेफ को तहखाने की तरफ मुतवज्जा किया था। अगर वो चाहते तो रात ही को इनकी गर्दनें भी उतार सकते थे, क्योंकि इनमें से कोई लाख कोशिशों के बावजूद भी जागता नहीं रह सकता था। दिन भर की थकन आखिरकार इन्हें नींद के बहर ज़खार में लेकर डूब जाती, और सुबह को आंख खुलते ही सबसे पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर बारी बारी अपने साथियों का शुमार तक किया था, और फिर ये देखकर मुतमईन हो गए कि सब मौजूद हैं। फिर इतफाक से सफदर टहलता हुआ कैदियों के कमरे की तरफ जा निकला, और तब इस ख्याल की तरदीद हो गई कि वह हनूज इनकी कैद में ही होंगे। कमरा खाली नजर आया। अगर वही चाहते तो हमें कत्ल कर देते, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। इस पर रॉबर्टो ने कहकहा लगाया और देर तक हंसता रहा। फिर बोला, तुम बोगा को नहीं जानते? बकवास बंद करो, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। हत्ता कि बोगा की लड़की भी इतना ही नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। तुम दोनों ने बोगा को कब से नहीं देखा? इमरान को गुस्सा आ गया। जाहिर है कि जब तुम बोगा के जजीरे से मेरे जजीरे में लाए गए थे, वो हमारी आखिरी मुलाकात थी, रॉबर्टो मुस्कुरा कर बोला। बकवास है, तुमने बोगा को कल तक देखा है, इमरान मेज पर हाथ मारकर बोला। क्या जोसेफ के धोखे में शराब तुमने पी ली है? जूलिया हंस पड़ी। मैं कह रहा हूँ कल तक देखा है, इमरान आंखें निकाल कर बोला। ज़रूर यही बात है, जूलिया हंसती रही। इसके साथ सभी हंसते रहे। अच्छा तो सुनो, जहाज का कप्तान पेड्रो ही बोगा था, इमरान ने कहा, और यकबैक सन्नाटा छा गया। नहीं, ये नामुमकिन है, रॉबर्टो एहतजाजन बड़बड़ाया। भला पेड्रो, डैडी के तो दाढ़ी थी, लिजी ने कहा। वो दाढ़ी मसनूई थी जो तुम देखती रही थी, इमरान ने बताया। अरे नहीं इमरान साहब, सफदर ने कहा। यकीन करो, इमरान बोला, आपने पहले कभी नहीं कहा। मैं बिला ज़रूरत कभी कोई बात नहीं कहता। इस वक्त तज़किरा निकला है तो सुन लो, इमरान ने कहा। अच्छा, अगर वो बोगा ही था तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? सफदर ने पूछा। अफसोस तो यही है कि मैंने इसे उस वक्त पहचाना था जब कुछ कर नहीं सकता था, जब वो पागल हो गया था और हम जजीरे में उतरने वाले थे। अगर एक दिन पहले भी पहचान लिया होता तो स्टीमर पर फिर हमारे ही मुल्क की तरफ वापस जाता, और बोगा के हाथों में मामूली मुजीबों की तरह हथकड़ियाँ नजर आती। अगर वो पागल ना हो जाता तो शायद मैं उसे पहचान भी ना सकता, क्योंकि पागलपन ही में बनावट की झलकियाँ भी नजर आ रही थी, और बोगा की झलकियाँ नजर आने लगी थी। ओह, तो क्या डैडी पागल हो गए? आंटी भी यही कहा करती थी कि ये एक दिन ज़रूर पागल हो जाएगा, लिजी ने सिसकी ली थी। नहीं, तुम डरो नहीं, इमरान मुस्कुराया। ये पागलपन सिर्फ चंद घंटों का था। क्या मतलब? जूलिया उसे घूरने लगी। तब इमरान ने उन्हें पूरी कहानी बताकर कहा, लेकिन मैंने इस पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसे पहचान गया हूँ। मैंने उसके नाम जो खत लिखा था वो भी ऐसा ही है कि उसे शुबा भी ना हो सके, इमरान ने कहा। तो ये सिर्फ बेमकसद शरारत थी? हाँ, मकसद बस यही था कि बोगा को अपना एक हल्का सा नमूना दिखाया जाए। काश इस वक्त ये मालूम हो गया होता कि खुद बोगा ही इस शरारत का शिकार हो रहा है, तो शायद इतना ही वक्त कुछ कर गुजरने के लिए काफ़ी होता। अब देखना है कि बोगा होश में आने के बाद क्या करता है, इमरान ने कहा। बड़ी देर तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा। फिर जूलिया बोली, लेकिन मकसद, आखिर इसका मकसद क्या हो सकता है? बोगा हमें क्यों लाया है?
अगर वो तुमसे दुश्मनी रखता है तो जहाज़ पर भी तुम्हें बआसानी ख़त्म कर सकता था। मेरा ख्याल है कि अब वो मुझे कुंवारा देखना पसंद नहीं करता। इमरान ने बाएं आंख दबाकर कहा और जूलिया बुरा सा मुंह बनाए खामोश हो गई। अच्छा दोस्तों, इमरान उठता हुआ बोला, मकसद भी जल्द ही वाज़ेह हो जाएगा। अब मेरी दानिश में चौहान को बाली की जगह लेनी चाहिए और बकिया दूसरों की जगह लेंगे। एक कमरे में मेकअप का माकूल सामान मौजूद है। जूलिया, लिजी और जोसेफ, तुम तीनों इस इमारत ही तक महदूद रहोगी। हत्ता कि मैं तुम्हें बैरूनी बरामदे में भी नहीं देखना चाहता, इमरान ने कहा। वो फिर सकूत में गुम हो गए। किसी ने भी मजीद कुछ ना कहा था। हर कोई कुछ ना कुछ सोच रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।